डियर स्टूडेंट, आज हम दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार, सुदृढ़ीकरण आदि पर चर्चा कर रहे थे। तो आज इस शीर्षक के अंतिम बिंदु दिल्ली सल्तनत का पतन कि किस तरह दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले अध्यायों में अध्ययन किया है कि किस तरह 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का समेकन किया गया, जिसमें इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन सभी सुल्तानों ने न केवल दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया, बल्कि दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। दिल्ली सल्तनत अपने उन्नति के चरम काल में दक्षिण भारत तक विस्तृत हो चुकी थी और इसमें दक्षिण भारत के भी कई राज्य सम्मिलित थे। किंतु धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत का शासन तंत्र खोखला हो गया। सल्तनत के प्रशासनिक वर्ग में अनेक खामियां आ गई और जिसका परिणाम यह हुआ कि तैमूर के आक्रमण के पश्चात धीरे धीरे सल्तनत पतनोन्मुख हो गई। यद्यपि लोदी वंश के समय बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने अवश्य इसे संभालने का प्रयत्न किया। उन्होंने प्रयास किया कि वो दिल्ली सल्तनत को उसका प्राचीन गौरव लौटा सकें, परंतु फिर भी वे दिल्ली के पतन को, सल्तनत के पतन को नहीं रोक पाए। हम चर्चा करना चाहेंगे कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। हम जब दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक तंत्र, शासक वर्ग, सुल्तान के पद का महत्व, राजत्व का नियम या राजत्व का सिद्धांत, जब इनका अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे एक प्रमुख कारण उत्तराधिकार के नियम का अभाव होना भी था। क्योंकि सल्तनत के प्रारंभ से लेकर ही सुल्तान ने अपने उत्तराधिकारी का जो चयन कभी किया भी तो वो कई बार अमीरों को स्वीकार नहीं हुआ। और इस संदर्भ में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं था, जिसका परिणाम यह होता था कि प्रत्येक बार जब भी सुल्तान की मृत्यु होती तो उत्तराधिकारियों के बीच संघर्ष हो जाता, विवाद हो जाता और परिणामतः इससे सल्तनत का ही नुकसान होता। आपने देखा होगा, प्रारंभ से ही कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही उत्तराधिकारी के प्रश्न पर हमेशा विवाद रहा है। पहले आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया, फिर इल्तुतमिश सुल्तान बना और इस तरह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकार के नियम के अभाव के कारण प्रारंभ से ही विवाद होता रहा है। इल्तुतमिश ने यद्यपि रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु अमीरों ने उसे स्वीकार नहीं किया, जिसका परिणाम संघर्ष हुआ
और इससे निश्चित ही सल्तनत को ही नुकसान पहुंचा। इस तरह समय समय पर उत्तराधिकार के नियम के अभाव के कारण सल्तनत से संबंधित सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और कालांतर में दिल्ली सल्तनत पतनोन्मुख हो गई। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है महत्वाकांक्षी अमीर वर्ग। दिल्ली सल्तनत में अमीरों के जो गुट थे वो आपस में हमेशा संघर्षरत रहते थे। इनमें तुर्क अमीरों का गुट हमेशा इस प्रयास में रहता कि सुल्तान पर उसका प्रभाव स्थापित रहे। यद्यपि समय समय पर जैसे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने अमीरों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया, परंतु फिर भी अमीर वर्ग ने अपनी गुटबंदी, अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सल्तनत को क्षति ही पहुंचाई। आपने अध्ययन के अंतर्गत देखा होगा कि किस तरह विभिन्न सुल्तानों के समय अमीरों ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण सुल्तान पद के लिए समस्याएं खड़ी की। स्वयं इल्तुतमिश के पश्चात बलबन से पूर्व जब बलबन नायब ए मामलिकात नहीं बना था तो तब भी अमीरों के बीच संघर्ष के कारण ही सुल्तानों की स्थिति दुर्बल बनी रही। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोही अमीरों को तुगलक ने नियंत्रित करने का प्रयास किया, परंतु कालांतर में अमीरों की महत्वाकांक्षा का ही परिणाम था कि सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की रह गई थी और बहलोल लोदी के समय तो अमीरों का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि बहलोल लोदी उनके साथ ही कालीन पर बैठकर शासन कार्य करता था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है सरकार की दुर्बलता। दिल्ली सल्तनत में शासन सुल्तानों की योग्यता पर निर्भर करता था। यदि सुल्तान योग्य हैं तो उनका व्यक्तित्व और उनके प्रभाव के कारण शासन सुचारू रूप से चलता था, परंतु जब भी सुल्तान सुयोग्य नहीं हुए, शासन को संभालने में पूर्ण सक्षम नहीं हुए, तो उसका परिणाम यह हुआ कि सुल्तानों की विलासिता के कारण सल्तनत को क्षति पहुंची। अगला कारण है निरंतर संघर्ष का काल। दिल्ली सल्तनत के संपूर्ण काल में बार बार संघर्ष होते रहे, क्योंकि जो तुर्क सुल्तान थे, जो दिल्ली के सुल्तान थे, सामान्यतया सभी मध्य एशियाई और अरब से आए थे। वे अपनी हिंदू प्रजा पर धार्मिक विद्वेष के कारण और कुछ हिंदू जमींदारों की स्वतंत्रता प्रियता के कारण बार बार उन पर अत्याचार करते रहते थे। इसलिए हिंदू जमींदारों में, हिंदू शासक वर्ग में और दिल्ली सल्तनत के शासक वर्ग में संघर्ष होता रहता था और यह संघर्ष समय समय पर अपने चरम पर पहुंचता रहा और इससे भी दिल्ली सल्तनत को क्षति पहुंची। पांचवा कारण है दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना का अभाव। आपको ज्ञात होगा कि जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और जिन कारणों से दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, उन कारणों में जो भारत पर तुर्कों को सफलता प्राप्त हुई, उसके पीछे तुर्कों की स्थायी घुड़सवार सेना का होना एक बड़ा कारण था। क्योंकि तुर्क आक्रमणकारी थे और आक्रमण के लिए वे एक चुस्त दुरुस्त कुशल घुड़सवार सेना रखते थे। यह घुड़सवार सेना स्थायी होती थी और इस कारण पेशेवर सैनिक होने के कारण सेना
योग्यतापूर्वक विद्रोहों का दमन करती थी, युद्ध करती थी। परंतु धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने स्थायी सेना रखना एक प्रकार से कम कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान अपने सामंतों से सैनिक इकट्ठे करते थे और इस तरह सुल्तान सैनिक अभियानों के लिए शक्तिशाली सामंतों की सेना पर निर्भर हो गए, जिसका परिणाम यह होता था कि सैनिक अपने सामंतों के प्रति निष्ठावान होते थे और आवश्यकता पड़ने पर कई बार वो सुल्तान को धोखा दे जाते थे। इस कारण स्थायी सेना के अभाव के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना का निर्माण किया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इस व्यवस्था को बनाए रखने में वे सफल नहीं हुए। इसी तरह दास प्रथा भी दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण था। सुल्तानों ने प्रारंभ से ही अपने अधीन दासों को रखा, उन स्वामी भक्त दासों को महत्व दिया और इसी का परिणाम था कि कुतुबुद्दीन, बलबन, इल्तुतमिश जैसे दास अपनी योग्यता के कारण सुल्तान पद प्राप्त कर सके। परंतु धीरे धीरे यह दास प्रथा सल्तनत के लिए अभिशाप बन गई। सुल्तान के प्रिय दासों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और वे शासन में हस्तक्षेप करने लगे। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी के दास मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को विष दिया और बाद में उसके परिवार के सदस्यों को मरवा डाला। खुसरो ने स्वयं अपने स्वामी की हत्या कर दी थी और कालांतर में फिरोज तुगलक ने जो हजारों गुलाम रखे, हजारों दासों को जो उसने रखा, कालांतर में वे दास दिल्ली सल्तनत के लिए घातक सिद्ध हुए। उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनका शासन में हस्तक्षेप, उत्तराधिकार के समय उनकी गुटबंदी, ये सब कारण दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी थे। सातवां कारण है दिल्ली सल्तनत पर होने वाले बार बार के मंगोल आक्रमण। दिल्ली सल्तनत के समय पंजाब तथा सिंध की ओर से और हम ये कहें उत्तर पश्चिम की ओर से बार बार मध्य एशिया से आने वाले मंगोलों का आक्रमण होता रहता था। यद्यपि बलबन ने मंगोल आक्रमणों से सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा पर चौकियां बनवाई, वहाँ सैनिकों की नियुक्त की, दुर्गों की मरम्मत की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की, सीमा सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाए, परंतु फिर भी मंगोल आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत में अस्थिरता बनी रही। इसका परिणाम यह हुआ कि जो मध्य एशिया से तैमूर का आक्रमण हुआ, उस आक्रमण ने दिल्ली सुल्तान के पतन को अवश्यंभावी कर दिया और दिल्ली सल्तनत जो निरंतर पतन की ओर अग्रसर होती जा रही थी, तैमूर के आक्रमण ने उसको एक जोर का धक्का दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि कालांतर में कुछ समय बाद ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। आठवां कारण है दिल्ली सल्तनत पर बाबर का आक्रमण और तत्कालीन सुल्तान इब्राहिम लोदी का बाबर की तुलना में कमजोर सिद्ध होना। क्योंकि बाबर का नेतृत्व बड़ा कुशल था, बाबर ने कुशलतापूर्वक सेना का संचालन किया, अपनी युद्ध नीति को बड़ी कुशलता से संपादित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और अंततः दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ
तथा दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हुई। इस तरह दिल्ली सल्तनत का 1526 ईस्वी में पतन हो गया।